पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने देहरादून भ्रमण के दौरान ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने माल्यार्पण कर लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया और इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित महिलाओं एवं स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा फूल वर्षा कर लोकसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ लोकसभा अध्यक्ष को त्रिवेणी घाट पर लाया गया, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने गंगा जी का ध्यान कर गंगा आरती में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भगवान गणेश का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वहीं नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने उन्हें सम्मानित किया है। देहरादून में उत्तराखंड राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल माध्यम के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े, जबकि 42,000 प्रतिनिधियों ने भी वर्चुअल हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहर क्षेत्र और नगर पंचायतों के विकास के लिए सरकार और प्रतिनिधियों की तारीफ की, साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। संसद और पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की तारीफ की। यहाँ पर विकास की अवधारणा बनाना एक बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं पंचायत राज प्रतिनिधियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने विशेष रूप से बहुत दूर दूर इलाके के अंदर छोटे छोटे गांव, ढानियां बसी हुई है, पहाड़ों पर बसे हुए हैं। मुझे अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने बताया, जो आपके चीफ सेक्रेटरी थे, कि यहाँ एक ग्राम पंचायत का कई इलाका 15 किलोमीटर तक का भी है। इतनी दूर दूर बसावट के बाद भी आपने ग्राम पंचायत के माध्यम से इन गांवों का विकास हो, इसके लिए आपने व्यापक कार्य योजना बनाई। 50% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण देकर एक नया कीर्तिमान बनाया। संशोधन तो 50% किए, लेकिन जनप्रतिनिधि 50% से ज्यादा ग्राम प्रधान में, क्षेत्रीय पंचायत में, जिला पंचायत में। इससे लगता है कि यहाँ की महिलाओं में लोकतंत्र के प्रति सजगता है, जागरूकता है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड के पास जलमग्न सीढ़ियों पर पद चिन्ह मिलने से देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। दिव्य पद चिन्ह देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्थर पर बना दिव्य चरण निशान जब लोगों को दिखाई दिया, तब उन्होंने इसकी सूचना तीर्थ पुरोहितों को दी। वहीं जब तीर्थ पुरोहितों ने इसे साफ कराकर बेसिन पाउडर पत्थर से इसे घिसवाया, लेकिन आकार निशान में कोई अंतर नहीं आया। 2021 महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने इसे शुभ संकेत बताया है। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा के जल के अंदर जो सीढ़ियां हैं, वहाँ पर एक चरण दिखाई दिया, जो पहले तो कभी नहीं दिखा था, लेकिन अभी हाल ही में 1-2 दिन से दिख रहा है। और जिसकी सूचना लोगों ने हम तक दी, हमने उस चरण वहाँ परीक्षण भी किया, वहाँ देखा भी और उसको कई चीज़ों से घिस के भी देखा। काई वगैरह वैसे तो नहीं होती है, लेकिन बेसिन पाउडर जो काई हटाने का होता है उसको भी हटा कर देखा, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं था। पर हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड वो स्थल है जहाँ पर अभी नहीं, अनादिकाल से सतयुग से देवी देवता एवं दिव्य आत्माएं आकर स्नान और तर्पण इत्यादि 11 तीर्थयात्रा तप करती है। पवित्र कुंभ का स्नान 2021 में अभी होना है। उस पवित्र स्थल पर इस प्रकार के दिव्य चरणों का पड़ना निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक सुखद एहसास है।
उत्तराखंड के वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हरक सिंह रावत ने बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे सड़कों की मरम्मत पर नाराजगी जताई है। साथ ही निर्माण को गुणवत्ताहीन बताया। यही नहीं, उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि खराब सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। कुछ दिनों बाद कुंभ मेले का आगाज होने जा रहा है। कोरोना काल में होने वाले इस बार के मेले में सिर्फ कुछ ही श्रद्धालुओं को प्रवेश मिल सकेगा। पहले की इस तरह हर साल आपको बता दें, कोई ना मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और ना ही अपनी पसंद की जगह जा सकेगा। साथ ही कुंभ मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खास नियम बनाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का असर 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में भी रहेगा। महामारी के कारण मेले में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ कई नियमों को लागू किया गया है। हरिद्वार पहुंचे डीजीपी ने बताया कि मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को कुंभ आयोजन के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। जो भी यात्री हरिद्वार कुंभ में आना चाहते हैं, उन सबको लिए एक ऑनलाइन पोर्टल दिया जाएगा, उस पर उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। कोविड गाइडलाइन के हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या सीमित ही होगी और पोर्टल पर सिर्फ उतने ही रजिस्ट्रेशन किए भी जाएंगे। इसकी प्रक्रिया 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी। एक ऑनलाइन पोर्टल दिया जाएगा, उस पर उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अभी लागू हो जाएगा 1 हफ्ते में। तो बिना रजिस्ट्रेशन वालों को कुंभ मेले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही एंट्री पॉइंट पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन लेवल और संदिग्ध लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जा सकता है। हालांकि संत महात्मा इस प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। आशुष शर्मा, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। महाकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर ऋषिकेश में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने व्यवस्था की जानकारी ली, साथ ही लोगों की समस्या पर भी चर्चा की। स्मार्ट, मॉडर्न, टेक सेवी और संवेदनशील बनाया जाए और पीपल ओरिएंटेड बनाया जाए, पब्लिक ओरिएंटेड बनाया जाए, विक्टिम ओरिएंटेड बनाया जाए। तो वही टारगेट हम कुंभ पे भी लगाएंगे कि कुंभ को भी हम स्मार्टली हैंडल करें। सारी सूचनाएं लोगों पे पहले से हों, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित करें लोगों को और लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, जिससे आने वाला आकर यहाँ से उत्तराखंड देवभूमि का अच्छा इंप्रेशन लेकर के जाए। उसी कड़ी में आज हमने ऋषिकेश में जनता से बात की है। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है और इस बीच देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 2010 कुंभ के मुकाबले इस बार चुनौतियां ज्यादा है। निशंक ने सभी से कुंभ के सफल आयोजन के लिए सहयोग की अपील की है। साथ ही उन्होंने समय पर सभी काम पूरा होने की उम्मीद जताई। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने एक बार फिर उत्तराखंड सरकार से कुंभ कार्य में तेजी लाने की मांग की है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कुंभ मेले के कार्यों में गति लाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मेला अधिकारी को निर्देश देने की मांग की है। साथ ही मेले में महामंडलेश्वर, नगर और बैरागी अखाड़ों के लिए टेंट की व्यवस्था को लेकर जल्द टेंडर आपको बता दें करने की बात कही गई है। नरेंद्र गिरी ने हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो कुंभ मेले में हरिद्वार आएं, मगर भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करें। अभी टेंट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसकी टेंडर नहीं हुए अभी। सभी 13 अखाड़ों के जो कार्य चल रहे हैं वो लगभग भी समाप्ति की ओर हैं। जो हमारी 3 बैसोनियाँ हैं उनके भी कार्य शुरू नहीं, उनके पास जमीन नहीं थी, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से हम यथाशीघ्र मिलेंगे। अभी मेरी कल उनकी फोन वार्ता हुई, लेकिन केवल उनके स्वास्थ्य की जानकारी मैंने ली। अभी वो स्वस्थ हो गए हैं, उनसे मिलेंगे। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल मेलाधिकारी को निर्देश दे दें कि टेंटों का टेंडर करके उसका भी जो व्यवस्था है वो आवंटित की जाए।
किसानों सरकार के बीच बातचीत फिर नहीं बनी है। दोनों पक्ष आमने सामने अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। 9वें दौर की वार्ता फिर विफल हुई है। फिर बातचीत की नई तारीख सामने आई है। दिल्ली की सीमा पर लोगों को किसान आंदोलन की इन तस्वीरों की आदत पड़ चुकी है। जो तेवर है उससे लगता है ये हालात इसी तरह बने रहेंगे। बातचीत का एक और दौर उलझनों को सुलझा नहीं पाया। वार्ता की गाड़ी वहीं की वहीं अटकी है। दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी वो डटे रहेंगे। वहीं सरकार कृषि कानून को किसानों के लिए बेहतर बता रही है। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। एक और दौर की बातचीत खत्म हो गई। अच्छी बात यह है कि असहमति के बावजूद दोनों पक्षों ने वार्ता जारी रखने पर रजामंदी जताई है। सरकार और किसानों के बीच फिर 15 जनवरी को बातचीत होगी। एमएसपी पे वहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई। वहाँ पे चर्चा हुई है बिल पे वे संशोधन की बात करना चाहते हैं। हम बिल वापसी की बात करना चाहते हैं। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, बाहर पक्के मकान बनाएंगे। अब कड़ाके की ठंड, प्रदर्शन कर रहे किसान मुश्किलें झेल रहे हैं, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ है। ग्राउंड जीरो का माहौल एकदम अलग है। कविताओं के जरिए सरकार को समझाने की कोशिश की जा रही है। अरे चाही हमने हमेशा भलाई है, ना चाही कभी लड़ाई है। द्वेष की अग्नि ना कभी जलाई है, वो जलती हुई आग हमने बुझाई है। सरकार से लगातार हो रही बातचीत फेल होने की मायूसी तो है, लेकिन किसानों को लगता है कि जीत उन्हीं की होगी। किसान आंदोलन अब बहुत लंबा खिंच चुका है। बातचीत का अंजाम क्या होगा अब तक तस्वीर साफ नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में अवैध खनन में लिप्त और काम में लापरवाही करने के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 8 कांस्टेबल जिले के थाना ITI में तैनात थे और 2 कांस्टेबल ट्रांजिट कैंप थाने में तैनात थे। SSP की कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। SSP ने कहा कि अगर आगे भी कोई पुलिसकर्मी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो 10 कांस्टेबल हैं, 8 काशीपुर सर्किल के हैं जिनकी संलिप्तता अवैध खनन कराने में रही है। 2 कांस्टेबल हमारे ट्रांजिट कैंप थाने के हैं। इस प्रकार से कुल 10 कांस्टेबल मैंने निलंबित कर दिए हैं और इनकी जांच संबंधित COs के को दे दिया है और फाइंडिंग के बाद इनकी विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में पुलिस प्रशासन इन दिनों पुलिस विभाग को हाईटेक बनाने में लगा है और इसी के तहत चीता पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। DGP अशोक कुमार के निर्देश के बाद देहरादून SSP ने पहले चरण की ट्रेनिंग के लिए 150 पुलिसकर्मियों का चयन किया है। SSP योगेंद्र सिंह रावत के मुताबिक चीता पुलिस की ओर से CPU की जो व्यवस्था चल रही है उसमें सुधार लाने के लिए DGP की ओर से निर्देशित किया गया है। इसमें एक प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत पहले चरण में 150 पुलिसकर्मी चयन किए जा रहे हैं, जिसमें 120 पुरुष हैं और 30 महिला पुलिस होगी और इन सभी को पुलिस लाइन में परीक्षण दिया जाएगा। किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने को लेकर चीता पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है। इनको खास वर्दी के साथ खास हाईटेक हथियार से लैस किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल देहरादून दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने देहरादून के CBSE ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निशंक ने नई शिक्षा नीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। अब छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है। रोजगार परक शिक्षा को और बेहतर बनाया गया है। नई शिक्षा नीति नए भारत को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दूर दराज इलाकों के छात्रों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने को लेकर शिक्षा विभाग अपनी कोशिशों में लगा है। नई शिक्षा नीति को लेकर के बहुत हर्षित भी है और आपको खुशी होगी कि जहां देश में एक लंबे समय के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है वहाँ पूरा देश इस समय बहुत उत्साहित है। नई शिक्षा नीति में हम लोगों ने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है और जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में से लेकर और 6वीं कक्षा से वोकेशनल स्ट्रीम के साथ हम लोग जो व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन कराएंगे और वो भी इंटर्नशिप के साथ कराएंगे
ऑनलाइन अंतिम छोर का भी बच्चा कैसे करके ऑनलाइन से शिक्षित हो सकता है, जिसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है या उसके पास इंटरनेट नहीं है, उसको हम स्वयं दीक्षा पोर्टल पर और स्वयं प्रभा के 32 चैनल हैं हमारे, उन 32 चैनलों के माध्यम से 1 क्लास 1 चैनल उसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिर रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उस अंतिम छोर के बच्चे तक भी पहुंचने का हम पूरा अभियान लिए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अलग अलग सेक्टरों में विकास कार्यों को लेकर करीब 100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। वित्त सचिव अमित नेगी के मुताबिक कोविड-19 के चलते विभागों के बजट खर्च पर लगी रोक को अब हटा लिया गया है और इस बीच सरकार का सबसे ज्यादा जोर सड़क निर्माण को लेकर है। इसीलिए इस बार लोक निर्माण विभाग के बजट को बढ़ा दिया है और नई सड़क निर्माण, पुरानी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग को करीब 350 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। वित्त सचिव के मुताबिक इस साल करीब 600 करोड़ से ज्यादा लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर खर्च हो रहा है, जो करीब दोगुने बजट के बराबर है, जिससे प्रदेश में सभी सड़कें बेहतर हो पाएंगी। उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र, राज्य सरकार समेत जैव विविधता बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल 24 नवंबर को 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डी नोटिफाई करने का फैसला लिया गया। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली के जमालपुर फाटक के पास रेल हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। हादसे से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया। वहीं इस बीच बीजेपी के 3 विधायक भी रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। विधायकों के धरना प्रदर्शन की खबर मिलते ही आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन के साथ रेलवे की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद भी लोगों और विधायकों का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। डीआरएम मुरादाबाद श्री तरुण प्रकाश जी ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता श्री एनएन सिंह एडीआरएम मुरादाबाद कर रहे हैं और जांच आज से ही शुरू हो गई है इसकी। उस जांच में जो भी निकल के आता है, जो भी दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगी। जो है एक बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें जो है जो ट्रेन का ट्रायल रन का दौरान जो है ट्रेन एक्सीडेंट में 4 लोगों का मृत्यु हुई। 4 लोग सीतापुर गांव का रहने वाले हैं। आज उसका विरोध में जो है लोगों ने इधर जमालपुर फाटक के पास जाम लगाया। इसमें जो है इन्होंने रेलवे से जैसा सुरक्षा का मुद्दा है, जैसा फेंसिंग बनाना है, अंडरपास के बारे में इन्होंने मांग करी है। रेलवे जो है अभी टेम्पररी फेंसिंग जो है काम अभी शुरू कर रही है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे हरिद्वार में कुंभ मेले से पहले ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। जनपद में 10 अलग अलग जगहों के साथ हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में भी कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर ट्रायल किया गया और इस सभी साइट में एक साइट पर 25 लाभार्थियों पर ड्राई रन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी दिखी। वहीं ड्राई रन को लेकर जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम सी रविशंकर ने बताया कि वैक्सीनेशन करने के लिए 3 चरण बनाए गए हैं, जिसमें से पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। उसके पश्चात तीसरे चरण में आम जनता को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के ड्राई रन पूरे प्रदेश में चलाया गया है। इसमें हरिद्वार जनपद में 10 जगह में जो है वैक्सीनेशन लगाने का एक अभ्यास जो है मॉक अभ्यास के रूप में ड्राई रन जो है किया गया है। प्रत्येक सेंटर में लगभग 25 लोगों का जो है वैक्सीनेशन लगाने का एक प्रक्रिया है। उसमें जो है प्रत्येक सेशन साइट में करीब 5 अधिकारियों का जो है तैनात किया जाता है। उसमें 1 वैक्सीनेटर होते हैं और 4 जो है वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होते हैं। चमोली में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। जिला अस्पताल के साथ साथ जिले के 10 स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया, जिसमें कोल्ड चेन की व्यवस्थाओं, कोल्ड चेन पॉइंट से बूथ तक वैक्सीन पहुंचाने, टीकाकरण निगरानी और वेटिंग रूम की व्यवस्थाओं को परखा गया। आला अधिकारी हर जगह ड्राई रन का जायजा लेते हुए नजर आए।
रुड़की में भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। केंद्र की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में ड्राई रन किया गया। वैक्सीन केंद्र पर 25 लाभार्थियों पर वैक्सीन टीका लगाए जाने की मॉक ड्रिल भी की गई। लाभार्थियों को पहचान पत्र दिखाने पर ही केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति मिली। कोरोना वैक्सीन जांच के लिए अलग अलग कक्ष भी बनाए गए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत सामने न आए। एक ड्राई रन मॉक ड्रिल सॉर्ट ऑफ की गई है, तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। जो टीम्स निर्धारित की गई हैं उन टीम्स के द्वारा पूरा मॉक ड्रिल किया गया, किस प्रकार से भविष्य में जब वैक्सीनेशन किया जाएगा तो उस पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रक्रिया की जाएगी, उसको अंजाम दिया जाएगा। और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकें कुछ ही पलों के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।